हेलो गाइस, यू आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह ज्योग्राफी का टॉपिक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे पढ़िएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार और मैदान के बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम हिमालय के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि हिमालय का निर्माण एक्चुअली हुआ कैसे, और उनके भागों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हिमालय का जो निर्माण हुआ वो टैथिस सागर जो है उसके निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, और हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जैसे पहला एक समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, और दूसरा जो होता है नदियों के अनुसार। तो समय के अनुसार जिसे बांटा गया है उनके चार भाग हैं। जैसे पहला भाग जो है ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा जो ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही K2 चोटी आती है। आप K2 से पूरी तरह अवगत होंगे। K2 को एक्चुअली गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम दर्रा है, और इसी काराकोरम दर्रा में K2 की चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। एक्चुअली ये भारत की पूरी तरह से भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की, तो वो है नंदा देवी। एक्चुअल में ये भारत के अंतर्गत, कि इसीलिए भारत के अंतर्गत नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉक के अंतर्गत आ जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए हम पूर्ण रूप से इसको हम भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं कहेंगे। उसके बाद दूसरे में आ जाता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय इस क्षेत्र को बृहद हिमालय कहते हैं। इसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसी हिमालय के भाग में आपका एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है, जो सिक्किम में है। और नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, वो भी आपके बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अब तीसरे नंबर में आते हैं लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्चुअली हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। कुल्लू घाटी आपको यही देखने को मिलेगा। अब आगे आ जाते हैं इसके चौथे भाग में, जिसमें शिवालिक जिसे कहा जाता है। शिवालिक एक्चुअली जो है आपके देहरादून वाला क्षेत्र है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय का जो सबसे बाहरी भाग जो है कौन सा है। तो हिमालय का सबसे बाहरी भाग शिवालिक है, और सबसे अंदर वाला भाग जो है वो ट्रांस हिमालय है। और ये भी पूछा जाता है कि हिमालय के भागों में ये नवीनतम है। मैंने बोला इसे समय के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो सबसे पहले इसका निर्माण हुआ, उसके बाद ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद आपका बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर आ जाते हैं लघु हिमालय का निर्माण हुआ, फिर आके शिवालिक का निर्माण हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं शिवालिक एक नवीनतम हिमालय है। अब इसका नदियों के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जैसे नदियों के अकॉर्डिंग क्या है कि पंजाब हिमालय आता है, दूसरा कुमायूं हिमालय आता है, एंड तीसरा जो होता है ये नेपाल हिमालय आता है। तो पंजाब हिमालय एक्चुअली सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र जो है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी के बारे में आप जानते होंगे। एक्चुअली ये काली नदी के साथ विवाद हमेशा भारत का नेपाल के साथ रहा है। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है,
और ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदी हैं, जैसे आपका ये बराक नदी हो गई, लोहित नदी हो गया, सुबनश्री हो गई। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे कुछ और चीजों के बारे में यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है, उसका नाम क्या है? तो वो अरावली पर्वत श्रेणी है। इसी में एक इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसको ध्यान में रखिएगा। और एक मालवा का पठार के बारे में भी जान लीजिए कि मालवा का पठार एक्चुअली अरावली पर्वत श्रेणी और ये विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच मालवा का पठार मिलता है। बहुत से बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि मालवा का पठार किन दो श्रेणियों के बीच होती है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच पाई जाती है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही यहाँ सतपुड़ा की पहाड़ी देखने को मिलती है। और सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इस क्षेत्र को देख लीजिए। ये एक्चुअली ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है, जिसको महेंद्रगिरी भी कहते हैं। और ये क्षेत्र जो होता है वह पश्चिमी तट कहलाता है। ये क्षेत्र आपका पश्चिमी तट कहलाता है। और ये दक्कन का पठार, ये जो क्षेत्र है वो दक्कन का पठार कहलाता है। यही दक्कन के पठार में 3 दर्रे काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए। जैसे थाल घाट जो दर्रा है नासिक और मुंबई को जोड़ता है, वहीं भोर घाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। वहीं पाल घाट जो दर्रा है वो कोयम्बटूर और कोच्चि को जोड़ता है। अब यहाँ एक चीज और जानने वाली बात है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देखिएगा। जैसे गुजरात और गोवा वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है। गोवा और मंगलोर के बीच वाला क्षेत्र कैनरा के नाम से जाना जाता है। और ये मंगलोर और यहाँ ये कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है, कन्याकुमारी तमिलनाडु का, तो वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली सबसे ज्यादा वर्षा जो हमारे देश में जो होती है इसी क्षेत्र से होती है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये कन्याकुमारी से लेकर यहाँ कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, इनके बीच जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जो बीच वाला क्षेत्र है वो गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी के बाद उधर उड़ीसा उधर वाला क्षेत्र उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ये एक बताना भूल गए कि ये चीज देखिए, ये एक्चुअली ये है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ी। इसी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और ये जो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणियां हैं, अन्नामलाई पर्वत श्रेणियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। और ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये अन्नामुदी है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है, ये वाला क्षेत्र में, जो केरल वाला जो क्षेत्र में है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो वो है नार्चो। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा,
जिसका 2637 मीटर ऊंचाई है। बंगाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लू माउंटेन्स किसे कहते हैं, तो ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ी को ही कहते हैं। उसके बाद एक पर्वत का नाम आता है फोंगपुई पर्वत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोंगपुई पर्वत एक्चुअली मिजोरम राज्य में है। यहीं फोंगपुई नेशनल पार्क भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब नवीन पर्वत किसको कहते हैं, तो नवीन पर्वत हिमालय को कहते हैं। वलित पर्वत यूराल, रॉकी, एंडीज को बोलते हैं। रॉकी आपका मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में है। यूराल तो पता ही है आपको, एशिया और यूरोप को जो अलग करती है। और ब्लॉक पर्वत में है एक ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है। और ये साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसे कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। वहीं सांगपो जो के ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होती है वो मेघना कहलाती है। एक्चुअली नदियों के बारे में अलग से हम स्टडी करेंगे, उसमें वहाँ विस्तार से जानेंगे। तो जो मैंने अब जो मैप में बताया वही सब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। जैसे नीलगिरी पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में आती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो उसका नाम है टिरिचमीर, जो कहाँ है आपका पाकिस्तान में है टिरिचमीर। ये क्वेश्चंस एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया। उसके बाद महेंद्रगिरी पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सी पर्वत श्रेणी करती है, तो वो विंध्याचल पर्वतमाला करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक ये भी क्वेश्चन आती है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, गिरनार पहाड़ी गुजरात जो जूनागढ़ में पाई जाती है। लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स किस स्टेट को बोला जाता है, तो वो है मिजोरम। और ऐसे मिजोरम अगर नहीं रहे तो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स जो होता है, जो स्थान बोला जाता है, शहर है, वो कुर्ग है। अब ये एक नॉलेज वाले चित्र जो चीज है जो आपको जानना चाहिए और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। एक्चुअली मैं नदियों के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा, तब वहाँ पढ़ाऊंगा। जैसे आप देखिएगा ये बद्रीनाथ वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से आपको अलकनंदा निकलती है। ये अलकनंदा पूरी, ये है अलकनंदा, ये पूरी अलकनंदा है एक, इसको ध्यान में रखिए। और यही अलकनंदा पे बाकी नदियाँ लेफ्ट राइट से जो मिलती हैं और जो जो क्षेत्र बनती हैं उन क्षेत्रों को आप जान लीजिए। तो ये अलकनंदा नदी इस तरह आती है और इधर से जो एक नदी आती है धौलीवीरा, यहाँ जब मिलती है अलकनंदा से तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं जब इधर से नंदाकिनी यहाँ मिलती है तो इसको नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यही मंदाकिनी नदी यहाँ जब इस अलकनंदा नदी पे मिलती है तो इसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वहीं जब भगीरथी नदी अलकनंदा नदी पर मिलती है तो ये देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर अलकनंदा नदी को देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और जब जमुना नदी इसी गंगा नदी पर यहाँ मिलती है तो इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है।